अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसा आप जानते हैं कि हम वीकली एक शो किया करते हैं जिसमें हम फिल्म्स डिस्कस करते हैं, फिल्म एक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह का एक शो लेके हम आज फिर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ इजाज गुल साहब हैं जो कि फिल्म क्रिटिक हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। और आज हम जिन लोगों को डिस्कस करेंगे, जिनकी मूवीज डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बता दूं। हम जी धर्मेंद्र जी को डिस्कस करेंगे। इनकी बड़ी जबरदस्त फिल्में शोले और चोरी चोरी और इस तरह की हमने बहुत फिल्में देखी हैं और बहुत खूबसूरत अदाकार हैं। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा इंसान भी उनको पाया है जब उनके इंटरव्यूज देखे हैं, उनके सोशल वर्क देखे हैं। आजकल भी वो काफी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे अपनी छोटी छोटी क्लिप्स लगाते रहते हैं और बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। इसके अलावा हम जी डिस्कस करेंगे फिरोज खान साहब को। बहुत स्टाइलिश एक्टर, बिल्कुल हॉलीवुड के एक्टर्स जैसा उनका स्टाइल था बात करने का, बहुत खूबसूरत। बल्कि मैं तो कहूँगी पूरी फैमिली ही बहुत हसीन लोगों की है, जिसमें संजय खान साहब भी हैं और उनके दूसरे जो भाई अकबर खान और दूसरे सभी बहुत गुड लुकिंग। और जैसे आपको मालूम है कि ऋतिक रोशन और ये सब इनके साथ कुछ मेरे ख्याल रिश्तेदारी है आपस में। संजय खान साहब की बेटी की शायद शादी हुई है ऋतिक रोशन से। और उसके बाद हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की। और अमिताभ जी को कौन नहीं जानता, उनकी भी बेशुमार खूबसूरत फिल्म है, जिसमें मुझे जो बहुत पसंद है उसमें काला पत्थर उनकी फिल्म एक बहुत खूबसूरत आई थी। और बड़ी हैरत की बात है कि ये फिल्म उस जमाने में फ्लॉप हो गई थी। इसका मतलब है कि ऑडियंस का टेस्ट खराब था क्या उस जमाने में? तो ये हम पूछेंगे जाजगुल साहब से। उनके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा राजेश खन्ना, जिन्होंने सबसे देव साहब के बाद सबसे अच्छे गाने जो किशोर कुमार जी के थे वो मेरे ख्याल है राजेश खन्ना साहब को ही मिले। और कोई मुझे उनकी मूवी ऐसी दिखी नहीं जिसको मैं ये कह सकूं कि उसमें जो है वो गाने अच्छे नहीं थे या कोई एक आध गाना अच्छा नहीं था। हमेशा म्यूजिक बहुत अच्छी होती थी और स्टोरी लाइन भी, और राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग तो थी ही लाजवाब। उसके अलावा जी हम डिस्कस करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा साहब को और विनोद खन्ना जी को, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल है अभी तक जितने हीरोज आए हैं आज तक की डेट में, उनमें से कोई भी जो है वो विनोद खन्ना साहब जैसा हैंडसम गुड लुकिंग नहीं है, यहाँ तक कि उनके अपने बेटे भी नहीं है। तो बिल्कुल हम चलते हैं एजाज गुल साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले कि आपने ज्वाइन किया। तो सर हम शुरू करते हैं धर्मेंद्र साहब से, जो कि सबसे मेरे ख्याल है सबसे पहले जिन्होंने मूवीज में काम करना शुरू किया था। इन ये जो लिस्ट हमने आज पढ़ी है उस हिसाब से। जी इसमें कोई शक नहीं है कि धर्मेंद्र जो हैं वो भी एक बड़े स्मार्ट और गुड लुकिंग एक्टर हैं और एक्शन जो है वो इन्होंने ज़्यादा किया। इनकी पैदाइश 1935 की है और धर्म सिंह देओल इनका पूरा नाम है। ये अदाकार हैं, फिल्मसाज हैं, सियासतदान हैं और इंडिया के कामयाब तरीन अदाकार हैं। लोकसभा के मेंबर रहे 2004 से 2009 तक। पद्म भूषण जो है सिविल अवार्ड वो इन्होंने हासिल किया। इनके वालिद जो हैं वो तालीम से मुंसलिक थे। फिल्म फेयर एक बड़ा मशहूर मैगजीन है जो इंडिया से निकलता है, 50 से निकल रहा है मेरे ख्याल में। उन्होंने कंपटीशन करवाई थी नए एक्टर्स की और उसमें अपना धर्म जो हैं या धर्मेंद्र कह लें, आप जो भी कहना चाहते हैं, इन्हें वैसे धर्म गरम भी कहते हैं एक्शन की वजह से। तो वो उन्होंने अवार्ड जीता फिल्म फेयर का। और दिल भी तेरा हम भी तेरे इनकी पहली फिल्म थी। और आपने शोले का भी जिक्र किया, शोले बहुत बड़ी फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ इनकी। और इनकी हीरोइंस जो हैं उनका जिक्र करना मेरे ख्याल में ज़रूरी है। नूतन जो बड़ी ही क्रिएटिव, बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, हम उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। सूरत और सीरत और बंदनी और दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की, वो मशहूर फिल्में थीं जो नूतन और धर्मेंद्र ने की। माला सिन्हा के साथ ये अनपढ़ में आए, पूजा के फूल, आंखें और बहारें फिर भी आएंगी, बहारें फिर भी आएंगी वो फिल्म है जो सुनी अपना गुरुदत्त बना रहे थे, लेकिन वो रुखसत हो गए
और फिर उनके भाई जो हैं उन्होंने ये अपना असाइनमेंट ले ली। और इसके गाने भी बड़े अच्छे हैं, मैंने गाने देखे हैं इसके। तनौजा, धर्मेंद्र और माला सिन्हा का एक गाना पियानो के ऊपर है। और सायरा बानो के साथ शादी और आई मिलन की बेला, और मीना कुमारी के साथ काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पलना और बहारों की मंजिल इनकी मशहूर फिल्में हैं। एक और इनकी बड़ी मशहूर फिल्म थी जो कि आर्ट फिल्म थी, सेमाई आर्ट फिल्म, अनूपमा। उसमें भी इनकी अदाकारी जो है वो बड़े मुद्दतों याद रखी जाएगी। रूमानी और एक्शन किरदार जो हैं वो उनके फेवरेट थे। और इनकी फिल्मों में आई मिलन की बेला और आया सामन झूम के, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार, हेमा मालिनी जो बाद में इनकी बेगम बनी, उनके साथ राजा जानी, सीता और गीता, शराफत, नया ज़माना, पत्थर और पायल, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, तुम हंसी में जवां, ये इनकी फिल्में थी। इन्होंने एक पंजाबी फिल्म में भी काम किया। और इनके बेटे जो हैं सनी और बॉबी, उनके लिए भी इन्होंने फिल्में बनाई, बेताब और बरसात। और हाँ, दिलीप कुमार ने इनके बारे में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मैं खुदावंद करीम से शिकायत करूंगा कि मुझे खुदावंद करीम ने इतना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया जितना धर्मेंद्र को बनाया। बिल्कुल। और जितने धर्मेंद्र जी खूबसूरत इंसान है, जितने मतलब शक्ल वाइज जितने हसीन है, उतना ही मैंने सुना है कि वो इंसान भी उतने ही खूबसूरत है। एंड आई विश कि मैं कभी इंडिया गई तो मैं जरूर, मेरी जरूर ख्वाहिश होगी कि मैं धर्मेंद्र जी से जरूर मिलूं। एक चीज और सर, नई जो एक दो फिल्में उन्होंने की थी, उसमें मुझे हो सकता है आपने भी देखी हो, एक उनकी फिल्म थी जॉनी गद्दार। वो उसकी स्टोरी लाइन भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और एक उन्होंने की है लाइफ इन अ मेट्रो। ये दोनों फिल्में अगर सर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लाइन है मूवीज की। और बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं तो मतलब जब भी टाइम मिलता है मैं दोबारा देख लेती हूँ, क्योंकि अजीब सी मतलब स्टोरी, टिपिकल फिल्में जैसे होती थी उस तरह की स्टोरी लाइन नहीं है। तो आई होप कि आपको पसंद आएंगी। और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरी बात ये कि ये दो फिल्में जो धर्म जी की मैंने आपको बताई हैं वो जरूर देखिएगा। और पुरानी मूवीज में एक इनकी फिल्म थी मेरे ख्याल चुपके चुपके, अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर, और उसमें जया भादुरी भी थी। वो फिल्म भी बहुत खूबसूरत थी। और उसमें हमें ये देखने को मिला कि धर्म जी बहुत अच्छी उर्दू भी बोल लेते हैं, बहुत अच्छी हिंदी भी बोल लेते हैं, और बहुत अच्छी इंग्लिश तो बोलते ही हैं। तो उर्दू जब वो बोलते थे तो मतलब इतने मजे के उनकी कॉमिक टाइमिंग्स है ना कि आपको मजा आ जाता है देखकर। और जब भी अमिताभ और धर्मेंद्र साथ आए हैं तो हमेशा धर्म जी ने जो है वो ओवर शेडो ही कर दिया है, चाहे वो शोले हो, चाहे वो चुपके चुपके हो, या कोई भी फिल्म जिसमें अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों होते हैं, तो सारी अटेंशन जो है वो धर्म जी की तरफ चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो सर फिर हम डिस्कस करते हैं फिरोज खान साहब को। बहुत स्टाइलिश और बिल्कुल लगता है जैसे हॉलीवुड के कोई एक्टर हैं। और जैसा मैंने कहा कि पूरी फैमिली ही बड़े हसीन लोगों की है। तो चाहे वो मतलब रिश्तेदारियां बाद में बनी हो, चाहे वो शादियां करके लोग आए हो, जैसे ऋतिक रोशन और सुजैन खान की हुई थी। तो क्या कहेंगे आप, फिरोज खान साहब ने किस तरह का काम किया? जी, फिरोज खान के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र जो हैं वो शायर भी हैं, और वो बाकायदा शायरी करते हैं, यानी बाकायदगी से करते हैं। उनसे किसी ने पूछा था कि अब अपना दीवान जो है कब पब्लिश कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्ली हंस के उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन उनके हर दूसरे तीसरे फिक्रे में एक बड़ा खूबसूरत शेर होता है। और उर्दू भी बहुत अच्छी है, आप जैसे आपने बताया, इंग्लिश भी, हिंदी भी। और अब फिरोज खान जो हैं, इनकी पैदाइश 1939 में हुई थी और ये रुखसत हुए 2009 में। इनकी फैमिली जो है अफगानिस्तान से आई थी। सो नो वंडर कि दे आर वेरी गुड लुकिंग। नाम उनका जुल्फ़िकार अली शाह खान था। वो अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज भी थे और तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया उन्होंने। सफ़र, शोले आपने जिक्र कर ही दिया, खोटे सिक्के, काला सोना, कुर्बानी, गीता मेरा नाम, धर्मात्मा और औरत। बतौर हिदायतकार उन्होंने जानबाज, यलगार और जानशीन बनाई।
और 1970 में एक फिल्म बनी थी आदमी और इंसान, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो मिला। उन्होंने अपनी ज़ाती फिल्म जो है धर्मात्मा, नो वंडर के वो उसकी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान ही गए, वो जहाँ जो उनकी जगह थी, आबाई जगह। और ये गालिबन अगर मुझे गलती नहीं हो रही तो हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी जिसकी फिल्मिंग जो है अफगानिस्तान में हुई। और धर्मात्मा जो है ये अमेरिकन फिल्म गॉडफादर का रीमेक था। और फिरोज खान ने एक और बड़ी ख़ास फिल्म में काम किया, उसका नाम था रात और दिन। ये नरगिस की फिल्म थी, आखिरी फिल्म मदर इंडिया के बाद। वो छोड़ चुकी थी काम करना, लेकिन चूंकि उनके भाई ने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी रात और दिन, तो इसमें प्रदीप कुमार और फिरोज खान दो हीरो थे और नरगिस इसकी हीरोइन थी। और वो जिसे कहते हैं बाज़ औक़ात नींद में चलता है बंदा, उसे पता नहीं होता कि वो चल रहा है। तो ये नरगिस जो हैं वो भी इसी मरहले से गुजरती हैं, वो नींद में चलती हैं। और ये कई साल तक बनती रही बाय द वे, क्योंकि नरगिस की शादी हो गई और फिर वो नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि चाहती भी थी, भाई की फिल्म थी, तो उसे कंप्लीट किया इन्होंने। और फिरोज खान बड़े अट्रैक्टिव थे, हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे, और एक्शन ख़ास तौर पे। लेकिन शायद मैं कभी सोचता हूँ कि शायद इन्हें वो मकाम मिलना चाहिए था जो बहुत सारे और एक्टर्स को मिला। सभी कुछ था इनमें, डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, गुड लुकिंग थे, परफॉर्मेंस भी अच्छी करते थे। लेकिन आई सपोज बहुत कंपटीशन होती है इंडिया में, जहाँ से बाज़ औक़ात कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स जो हैं जिनमें हर चीज़ होती है, वो बैक सीट में रह जाते हैं। बिल्कुल सर, इसमें किस्मत की भी मैं कहूँगी कि बहुत हाथ होता है। बाज़ दफ़ा ऐसे एक्टर्स भी चल जाते हैं जिनको हम समझते हैं कि वो इतने अच्छे एक्टर नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में चल जाती हैं, जो कि आजकल भी बहुत से लोग हैं जिनमें मेरा ख्याल है, मुझे सलमान खान की एक्टिंग कोई ख़ास नहीं लगती, मुझे नहीं लगता कि उनको एक्टिंग आती है, लेकिन उनकी फिल्में जो है बहुत चल जाती हैं। उनके मुकाबले में आमिर खान और शाहरुख बहुत बेहतर, बल्कि नंबर 1 पे तो आमिर खान ही है कि जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। लेकिन ये कि सलमान खान मेरे ख्याल है वैसे क्लिक कर गए हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि एक्टिंग वाइज अगर आप चेक करें तो मुझे उनमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती। सर हम चलते हैं एंग्री यंग मैन की तरफ, अमिताभ बच्चन। और अमिताभ के बारे में क्या कहें, यहाँ पे जाहिर है उन्होंने एक लंबा अरसा बहुत सक्सेसफुल गुजारा है, और क्या कहेंगे आप? जी, आरजू अमिताभ बच्चन के ऊपर तो अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं 2-1 घंटे बात कर लूँ, लेकिन वक्त की रिस्ट्रिक्शन है और हमें उस टाइम का ख्याल रखना है जो हमें दिया गया। वो क्या नहीं हैं, वो एक्टर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो टीवी ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो सियासतदान हैं, वो गुलकार भी हैं, और वो कौन बनेगा करोड़पति की सारी कामयाबी जो है उन्हीं की वजह से है। उनकी मशहूर फिल्मों में दीवार, जंजीर, शोले बेहद कामयाब रहीं, ना भूलने वाली फिल्में हैं ये 70s और 80s की। उनकी शादी जया भदूरी से हुई जो। एक सेकेंड। अच्छा, तो अब हम सर बात करेंगे अमिताभ बच्चन साहब की। जैसा कि वो मशहूर भी थे एंग्री यंग मैन, और उनकी कई खूबसूरत फिल्में जिसमें के दीवार, जंजीर, और मुझे जो बहुत पसंद है वो काला पत्थर। हालांकि उस जमाने में कहा जाता था कि वो फिल्म जो थी वो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत फिल्म थी, गाने भी अच्छे थे, स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी। और उस जमाने में जैसा कि वो प्रॉब्लम हुआ करता था, ये जो कोयले की खान होती थी उनके ऊपर स्टोरी बनाई थी। और लेकिन मुझे यही मैंने सुना पढ़ा के, क्योंकि लोग जो हैं वो उस तरह की फिल्में देखने के आदी नहीं थे, वो एक टिपिकल फॉर्मूला फिल्म देखने के आदी थे, कि उनको लगा कि हीरो भी जो मुंह पे कालक लगा के घूम रहा है, हीरोइंस भी इसी तरह की है, तो वो फिल्म बेहतरीन फिल्मों में से है वो, लेकिन वो फिल्म उनकी फ्लॉप हो गई। इसी तरह की उनकी फिल्म शोले भी सुना है कि उस जमाने में फ्लॉप हो गई थी, हालांकि शोले आजकल क्लासिक्स में शुमार होती है, लेकिन शोले भी फ्लॉप हो गई। और दूसरा, मुझे अमिताभ बच्चन जी के साथ एक खास लगाव या अटैचमेंट शायद इसलिए भी महसूस होता है क्योंकि
जहाँ के इलाहाबाद के वो रहने वाले हैं, वहीं से मेरे फादर भी आए थे। और अक्सर जब अमिताभ जी की फिल्में हम लोग देखा करते थे तो वो कहते थे कि जी ये तो हमारे गांव के हैं। तो हमें बड़ा मजा आता था सुन के कि अच्छा हम अमिताभ बच्चन के गांव के। तो इस तरह की, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग्स इनकी भी बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन थी, जैसे कि धर्मेंद्र जी की थी। और इसी तरह से उन्होंने तकरीबन हर तरह की ही मूवीज की जिसमें उन्होंने, मतलब कॉमिक टाइमिंग्स भी बहुत अच्छे रहे, सीरियस भी बहुत अच्छी की। उनमें एक फिल्म उनकी नौतन जी के साथ थी, सौदागर, मेरे ख्याल यही नाम था। तो बहुत खूबसूरत फिल्म थी, और मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि ये, मतलब उस जमाने में जब फॉर्मूला मूवीज बनती थी तब ये फिल्म भी बनी थी। और जितनी बार देखें वो फिल्म बहुत बेहतरीन फिल्मों में से लगती है। आप क्या कहेंगे सर? जी, अगर मुझे गलती नहीं हो रही तो प्रॉब्ली 74 की फिल्म थी ये, 74-75 की, और सेमाई आर्ट फिल्म थी। और नूतन तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी ही, और अमिताभ ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अमिताभ की पैदाइश जो है 1942 की है। वो एक अदाकार हैं, फिल्म साज हैं, टीवी होस्ट हैं, सियासतदान भी रहे और कामयाब नहीं रहे, और उन्होंने गाने भी गाए फिल्मों में। मुझे ताज्जुब है कि इतना कुछ करने के बावजूद उनकी बेगम जो हैं जया बच्चन, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद वो डायरेक्शन में नहीं गए, लेकिन प्रोडक्शन में गए और बिजनेस भी किया, और वो बहुत कामयाब नहीं रहा, कामयाब, और बहुत लॉस हुआ उनको। अमिताभ बच्चन AB कह लीजिए के नाम से कंपनी थी, और वो खुद कहते हैं कि मुझे बड़ा लॉस हुआ। लेकिन 70s और 80s का दिहाई जो थी उसके वो सबसे मकबूल अदाकार थे, और राजेश खन्ना से मुकाबला भी था। और एक हद तक राजेश खन्ना को थोड़ा सा राजेश खन्ना से थोड़ा सा आगे निकल गए वो, और लेकिन उन्होंने इकट्ठे काम भी किया, और बहुत मकबूल हैं वो इस वक्त इंडिया में, पाकिस्तान में, रशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, ख़ासतौर पे UAE और इजिप्ट जो है उसमें वो बड़े मशहूर हैं, और बरतानिया में भी मशहूर हैं। और ये अपना आरजू नोट कीजिए कि उन्हें 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। ये मेरे ख्याल में फिल्म फेयर अवार्ड्स एक मैगजीन है, अभी मैंने बताया था आपको धर्मेंद्र के हवाले से, बड़ा मशहूर है फिल्म मैगजीन, और 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं इन्हें। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और एक्टर को इतने मिले हों। बिल्कुल जी सर। वैसे अवार्ड्स का तो ये है कि पहले शायद कुछ ठीक अवार्ड्स मिलते हों, मगर आजकल जो अवार्ड्स मिलते हैं वो तो हमारे बहुत से जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं जो अपने आप को अवार्ड याफ्ता और इस तरह से लिखते हैं कि जी उन्हें अवार्ड्स मिले, जबकि उनको बिल्कुल कोई काम नहीं आता। तो अवार्ड्स तो धर्मेंद्र जी को मेरे ख्याल कोई अवार्ड खास नहीं मिला है, लेकिन मैं बहुत समझती हूँ कि बहुत बेहतरीन एक्टर्स में से हैं। तो सबसे बड़ा अवार्ड ऑब्वियसली ऑडियंस होती है, और अच्छी बात है अगर अमिताभ जी को अवार्ड मिले हैं। लेकिन अवार्ड के अलावा भी सर उनकी कई फिल्में हैं जिसमें आप देखें, रेखा जी के साथ बहुत अच्छे लगते थे वो। उनकी नटवर लाल फिल्म जो है वो है, और सुहाग एक फिल्म आई थी, शशि कपूर भी थे उसमें, और परवीन बाबू भी थी रेखा के साथ, वो बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद सिलसिला एक फिल्म उनकी जो थी वो बहुत अच्छी थी। उनकी जो मिसेज है जिया भादुरी या जिया बच्चन, उनके साथ तो खैर मुझे सिर्फ एक अभिमान ही उनकी फिल्म अच्छी लगी थी, बाकी तो मुझे तो वो बस क्या कहूँ, मुझे एक्ट्रेस पसंद ही नहीं। कल परसों मैं अपनी एक इंडियन फ्रेंड से बात कर रही थी, तो इत्तेफाक से उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी थी जिया बच्चन ने, तो उसके ऊपर कोई बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं अगर अमिताभ की अम्मा होती तो मैं तो कभी शादी ना करने देती उनको जिया बच्चन से। तो मुझे तो रेखा पसंद है उनके साथ। तो लेकिन ये कि सर इनकी ये सिलसिला फिल्म भी बहुत खूबसूरत थी, क्या कहेंगे? जी, वो प्रॉब्ली उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है सिलसिला में वो भी एक हद तक आ जाती है, और गाने बहुत अच्छे थे उसके, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। और रहा सवाल जया बच्चन का, तो वो मैंने देखा पार्लियामेंट में जो उन्होंने स्पीच दी है। इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस वक्त बिकॉज ऑफ ड्रग्स एंड एडिक्शन, और सुशांत के सुसाइड के बाद चुनाचे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए उन्होंने नेचुरली फिल्म इंडस्ट्री को ही डिफेंड करना था। ये ट्रेड यूनियन है उनकी, और भी है, हेमा मालिनी ने भी डिफेंड किया इंडस्ट्री को। और लेकिन वो ये है कि वो खासी एग्रेसिव
तरीके से उन्होंने अपना स्टैंस लिया है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज ना किया जाए। इन्होंने इज्जत दी है, दुनिया में पहचान दी है, फिल्मों को हिंदुस्तान के हवाले से एक्टर्स दिए हैं, आर्टिस्ट दिए हैं, म्यूजिशियंस दिए हैं। वो बात तो ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और काम कर चुकी हैं, और यकीनन उन्होंने डिफेंड करना था इंडस्ट्री को। बिल्कुल ठीक। तो सर, जब अमिताभ बच्चन जी की बात होगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम राजेश खन्ना साहब को भूल जाएं। इंतहाई खूबसूरत फिल्में, कटी पतंग और राधना और इस तरह की बेशुमार फिल्में हमने देखी हैं राजेश खन्ना साहब की। और गाने तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत खूबसूरत गाने होते थे उनकी मूवीज के। और उसमें एक अमर प्रेम एक फिल्म है जिसके एक एक गाना जो है वो बेहतरीन है। और उसमें राजेश खन्ना साहब की जो काम किया है, मेरा ख्याल है कि उनको हटा के अगर हम देखें तो कोई और एक्टर शायद वहां पे फिट ही ना होते। और सब उनको बहुत कहा जाता था कि बहुत खड़ूस थे, बड़े बहुत ज्यादा मतलब नखरे दिखाते थे या सही से बात नहीं करते थे, या इस तरह की बहुत चीजें उनके बारे में मशहूर है कि थोड़ा सा वो मूडी थे। तो मेरा ख्याल है वो क्योंकि ही वाज बोर्न ऑन 29th of December, तो कैप्रिकॉन बन जाता है। और क्योंकि मैं 30 दिसंबर की पैदा हूं तो मुझे पता है कि हम कैप्रिकॉन थोड़े से खड़ूस होते हैं, तो वो लेकिन मुझे बहुत जो है वो राजेश खन्ना साहब की। अच्छा, इत्तेफाक की बात सर ये कि मैंने सिर्फ उनके गाने सुने थे या कभी कभार गाने देखे थे टीवी पे, या जब उस पे डीवीडी प्लेयर वगैरह पे। मूवी मैंने उनकी इत्तेफाक से कोई नहीं देखी थी। और उनकी डेथ के बाद वो जब जुलाई में 2012 में गालिबन जब उनकी डेथ हुई है, उसके बाद मैंने डीवीडीज ला ला के मैंने उनकी ऑलमोस्ट सारी फिल्में देख डाली। तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी मूवीज। और मेरा ख्याल है ही वाज द फर्स्ट एक्टर के जिनकी पूरी कवरेज पाकिस्तान में भी दिखाई गई थी कि जब उनकी डेथ हुई है तो उसके बाद से। और मैं बकायदा मैं रो रही थी, मेरी मदर के तुम्हें क्या हुआ है, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं रो रही हूँ, टीवी देख देख के मैं रो रही थी, मैं इतनी इमोशनल सी हूँ। तो लेकिन ये कि उनकी हर फिल्म जो है वो मेजॉरिटी मूवीज उनकी ना, चाहे वो जैसे मैंने कहा अमर प्रेम हो या उनकी जो और दूसरी आराधना, और ये फिल्में बहुत बेहतरीन फिल्मों में से आती है। कि उनकी वहीदा रहमान जी के साथ फिल्म थी खामोशी, बहुत अच्छी फिल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट। और वो फिल्म भी मैंने इस तरह से देखी कि पहले मैंने उसका, जैसे मैं कह रही हूँ ना, मैं गाने देख लेती हूँ, तो मैंने पहले गाना देख लिया, वो शाम करके कुछ था गाना, हसीन थी ये शाम। बिल्कुल। तो उसमें वो कश्ती में है और वो गाना गा रहे, तो बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत खूबसूरत मूवीज। क्या कहेंगे सर आप? जी, अपना आरज़ू खामोशी मेरी भी फेवरेट फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट में थी। और उसका ट्रेलर देखा मैंने, मुल्क से बाहर था मैं उस वक्त, तो उसमें बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई थी, लिखा हुआ था कि दिस फिल्म कुड ओनली बी मेड इन ब्लैक एंड वाइट। वो एक नर्स है और ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और वो इनका इलाज करती है और फिर उनके करीब आ जाती है और फिर प्रॉब्ली फिल्म के आखिर में उसको वहाँ से ले जाते हैं वहीदा रहमान को। बहुत अच्छी फिल्म थी वो। और ये जहाँ तक राजेश खन्ना का ताल्लुक है, 1942 में इनकी पैदाइश हुई और 2012 में ये रुखसत हुए। ये हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार थे और 1970 और 1987 के दौरान वो सबसे महंगे, सबसे मशहूर, सबसे मकबूल और बॉक्स ऑफिस पे सबसे बिकने वाले अदाकार थे। बहुत, और लगातार यके बाद दीगरे इनकी 20 फिल्में जो हैं उन्होंने सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली की। होता है ना कि एक फिल्म आ जाती है फिर अगले साल एक दो और फिल्में आ जाती हैं, लेकिन ये कंसेटिवली इनकी फिल्में जो हैं वो मुसलसल कामयाब रहीं। और 1966 में एक आर्ट फिल्म थी आखिरी ख़त, उससे इन्होंने अदाकारी का आगाज़ किया और ये फिल्म जो है आखिरी ख़त ये एज इंडियन नॉमिनेशन एंट्री ऑस्कर के लिए भी गई थी, ये एक्सेप्ट नहीं हुई। और इन्होंने 168 फिल्म्स में काम किया और अमिताभ के साथ भी काम किया, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे और फिर डिम्पल कपाडिया से शादी की इन्होंने। और डिम्पल कपाडिया जिन्होंने पहली बार बॉबी में काम किया और उसके बाद वो फिल्मों से अलग हो गई और शादी के बाद। और इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला
और उनके एजाज़ में स्टैंप जो है, पोस्टेज स्टैंप, वो भी जारी हुई। और मुंबई की एक सड़क जो है वो इनके नाम से मंसूब है। और उनकी फिल्मों में आराधना का तो आपने नाम लिया ही, बहारों के सपने, इत्तेफाक, दो रास्ते, खामोशी, सफ़र, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आनंद, अमर प्रेम, बावर्ची, राजा रानी, दाग, आपकी कसम है। और उनकी हीरोइंस में मुमताज़ सर फहरिस्त थी, लेकिन शर्मिला टैगोर, आशा पारेख, जीनत अमान, हेमा मालिनी और तनौजा भी शामिल हैं। और बीबीसी ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की थी जो ज़ाते खुद एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और आपने म्यूज़िक की बात की तो मुझे अभी पता चला कि वो म्यूज़िक सेशन अटेंड किया करते थे स्टूडियोज़ में। ख़ास तौर पे वो गाने जो उन पे पिक्चराइज होने होते थे, वो उन गानों की रिकॉर्डिंग में बैठा करते थे। और आई सपोज थोड़ा बहुत वो गाइड भी करते होंगे कि मैं इस तरीके से इसको अदा करूँगा, इसकी अदायगी जो है अल्फाज की। और वो उस तरीके से किशोर कुमार के साथ ही उनका रहा बहुत सा। लेकिन ये है कि अपना एक हाँ, एक और चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि उनके पसंदीदा अदाकार जो हैं उनमें दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, गुरुदत्त, मीना कुमारी, गीता बाली और शम्मी कपूर शामिल थे। इन्हें बहुत पसंद करते थे। बिल्कुल जी। और सर उनकी एक फिल्म हमने जो लास्ट शो में भी जिक्र किया था, दुश्मन, उनकी एक फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी भी थी और बहुत खूबसूरत फिल्म, उसके भी गाने अच्छे थे और स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। वो फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त थी राजेश खन्ना साहब की। और जो उनकी फिल्म मुझे बहुत पसंद है वो नमक हराम, जो अमिताभ बच्चन के साथ थी और स्टोरी लाइन उसकी बहुत अच्छी थी। यानी आपका कितना भी करीबी दोस्त हो, अगर वो उस कभी कोई गिफ्ट्स दे या एहसान करे तो वो कहीं ना कहीं इंसान को जता जरूर देता है। मैंने उस फिल्म से ये सीखा है। और मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मैं दुनिया में किसी से कहती हूँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से कभी नहीं कहती कि कोई प्रॉब्लम है कि कल उठ के इसने मेरे ऊपर यही फिल्म की तरह एहसान जता देना। तो वो उनकी जो फिल्में थी हमेशा बहुत स्टोरी लाइन बहुत सारी अच्छी होती थी और बड़े ऐसे घरेलू किस्म की जैसे होती है ना, जो घर में इश्यूज होते हैं, जैसे दो रास्ते जो थी बलराज साहनी साहब के साथ उनकी फिल्म, वो भी बहुत अच्छी थी। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि मुमताज आती थी तो उनके साथ बहुत उनके मूवीज अच्छी होती थी, गाने भी बहुत अच्छे होते थे। तो इसी तरह से जो है लेके वो चले अपना एक मेरे ख्याल है एक फिल्म उनकी शबाना आजमी जी के साथ थी, बल्कि दो फिल्में मैं कहूंगी। एक तो जिसमें थोड़ी सी बेवफाई, शायद ये नाम था जी, थोड़ी सी यही नाम था ना सर एक। और शबाना के साथ। जी बिल्कुल। और दूसरी एक और वो भी इत्तेफाक से शबाना आजमी के साथ की थी उनकी फिल्म, जिसमें जो बाद में अमिताभ बच्चन ने फिल्म की थी बागबान, वो तकरीबन उसी की कॉपी थी उनकी उस फिल्म की, राजेश खन्ना साहब की। तो इस तरह से सर बहुत आपको लगता नहीं कि लेकिन इनकी फैमिली हो चाहे अमिताभ साहब की फैमिली हो, उनकी फैमिली में से कोई ऐसा टैलेंट हमने नहीं देखा आते हुए। जी, प्रॉब्ली शायद फैमिली मैटर्स थे अपना। और शायद ये भी वजह थी उनकी अलग हो गई थी और फिर वो अलग रहे। नहीं, लेकिन सर जैसे बच्चों में से मैं बात कर रही हूँ, जैसे अमिताभ के बच्चों में से भी कोई नाम अपना नहीं बना सका, चाहे उनका बेटा अभिषेक हो, उसकी तो बहुत ही फिल्में फ्लॉप, उसको तो लोग कहते हैं कोई और काम कर लो। इसी तरीके से एक दफा अमिताभ ने पता नहीं मैंने देखा था रिक्शे वगैरह जो थे उसकी कोई किसी के लिए कोई ऐड था कि क्या था, इनॉग्रेशन कर रहे थे तो लोगों ने कहा एक अपने बेटे को भी दे दे, इसलिए उसको भी कुछ नहीं आता। तो इसी तरह राजेश खन्ना साहब की भी जो बेटियां दोनों, तो उनका ट्विंकल ने तो बहुत कहना चाहिए कि ऑथर के तौर पे बहुत नाम बनाया, लेकिन एज एन एक्ट्रेस वो नहीं चली। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा जी मैंने 14 फिल्में की हैं, तो उनके हस्बैंड अक्षय कुमार साथ ही बैठे थे, कहते हैं जिसमें से 13 फ्लॉप हो गई थी। तो वो जो बड़े एक्टर्स हैं, चाहे वो देव साहब हो, चाहे फिरोज खान साहब हो, अमिताभ, राजेश खन्ना, जिनके भी नाम, धर्मेंद्र साहब के अलावा, दो चार के अलावा, किसी के बच्चे जो है वो सक्सेस नहीं पा सके जो उनके पेरेंट्स ने मिली। ये आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, सुनील दत्त जो हैं उनके बेटे अपना संजय जो हैं उन्हें बहुत इज्जत मिली। ड्रग्स और वो अपना जो है अपना इलीगल एम्यूनिशन जो है वो अगर उनकी ज़िंदगी में ना आता तो उन्हें वो खलनायक के बाद जो फासला मिला उनको ज़िंदगी में और छोड़
छोड़ना पड़ा उनको, शायद वो ना होता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही। लेकिन सर अब हम चलते हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब की तरफ, तो कुछ बताइए आप उनकी मूवीज के बारे में। अब देखिए, अभी आपने विनोद खन्ना की बात की, धर्मेंद्र की बात की, ये अनलाइक ये दो एक्टर्स जो हैं जिनका मैंने नाम लिया, ये उनसे अलग थे और सूरत में बड़े वाजबी थे, बहुत ग्लैमर नहीं था, बहुत ग्लॉस नहीं था, लेकिन अदाकारी से ज़्यादा ये बड़े सियासतदान बने। बिहार से इनका ताल्लुक़ है, 1945 में इनकी पैदाइश हुई और राज्यसभा के मेंबर भी रहे और वज़ीर भी बने ये। अच्छा, हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी एकेडमी है, FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में, ये वहाँ के ग्रेजुएट हैं और इनका सब्जेक्ट जो है वो एक्टिंग था वहाँ पे। और कई साल गुजर जाने के बाद भी अब भी FTTI में एक्टिंग की एक स्कॉलरशिप जो है वो शत्रुघ्न के नाम से दी जाती है। ऑब्वियसली ये उसको फंड करते हैं, तो ये इनका बहुत बड़ापन है कि इन्होंने जिस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए उसको भूले नहीं है एक्टिंग में आने के बाद। सर पाकिस्तान भी बहुत आना जाना रहा इनका, हर जमाने में पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स रहे हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा साहब के। अभी कुछ अर्से पहले भी मैंने देखा था, लाहौर में किसी शादी में आए हुए थे और पहले भी आते रहे हैं। मेरे ख्याल है ज़ाउलक के ज़माने में भी बहुत आया करते थे। बताया यही जाता है कि उनकी बीवी को शायद बहन भी बना रखा था। तो और इसके अलावा भी पाकिस्तान के साथ टर्म्स की जहाँ बात आ जाती है तो काफ़ी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब। इन्होंने हमें सपोर्ट किया है मुश्किल औकात में भी, जबकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा था और चिप्स वर डाउन, जब भी इन्होंने सपोर्ट किया है। और आरजू ये हीरो से ज़्यादा विलन रहे हैं और बहुत एक्शन किया है, लेकिन हीरो भी रहे हैं, पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं, नेगेटिव रोल ज़्यादा किए हैं। और अपना खिलौना और दोस्त और आ गले लग जा, रास्ते का पत्थर, शान, काला पत्थर, काली चरण, यादों की बारात, जानी दुश्मन, ये इनकी मशहूर फिल्में हैं। और यकीन कीजिए कि इन्हें शोले में भी कास्ट कर रहे थे अमजद खान की जगह, लेकिन समहाउ प्रॉब्ली डेट्स वेट जो हैं वो नहीं मिल पाई। इनकी आवाज़ बहुत गूंजदार, गरजदार और मुकालमों की अदायगी बहुत ज़बरदस्त। और सियासत में इनका मुकाबला राजेश खन्ना से रहा। पहले ये दोस्त थे, लेकिन जब इलेक्शंस हुए और एक दूसरे के खिलाफ लड़े ये, तो फिर थोड़ी सी दरार पड़ गई दोस्ती में। बिल्कुल। और सर इनकी एक फिल्म नसीब भी बहुत अच्छी थी, उसमें अमिताभ बच्चन के साथ ये थे। और जैसे आपने बात की कि बिल्कुल काला पत्थर में भी बड़ा और उसी तरह का अक्सर काम किया करते थे। जैसे काला पत्थर में भी बहुत इंटरेस्टिंग रोल था। और एक इनका डायलॉग बड़ा, वो खामोश जो ये कहते हैं ये अब भी टेलीविजन पे आके कहते हैं ये। अभी अमिताभ के साथ एक इंटरव्यू था, उधर भी ये बोल पड़े, खामोश। वही, वो बहुत इनका पसंद किया जाता है और बहुत अच्छे लगते हैं ये वो बोलते हुए। मैं भी कभी कभी जब इंडियन न्यूज चैनल्स पे जाती हूँ और वो लोग बोली जा रहे थे, मेरी बारी ही नहीं आती, तो मेरा दिल करता है मैं बोलूं खामोश और फिर मैं शुरू तो सर हम चलते हैं अपने दूसरे जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी तरफ। और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट और बहुत हैंडसम के विनोद खन्ना जी कि मैंने सुना था कि इनकी जो फिल्म अभी इससे पहले जो हम बात कर रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब की, कि उनकी एक फिल्म थी अमिताभ के साथ, दोस्ताना, अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो उसमें पहले विनोद खन्ना जी को कास्ट किया गया था। और फिल्म की स्टोरी ऐसी थी कि वो जो हीरोइन थी जीनत अमान, उनकी दोस्ती अमिताभ बच्चन जी से थी। और जो दूसरा हीरो है यानी विनोद खन्ना, तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बाद में जो मैंने पढ़ा था कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनको लगा कि विनोद खन्ना इतने गुड लुकिंग है कि इनको कौन मना करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको हटा दो और किसी सादी सी शक्ल वाले एक्टर को लेकर आओ। तो फिर विनोद खन्ना साहब से रिक्वेस्ट की गई, क्योंकि मतलब एक अजीब सा बदतमीजी सी लगती है कि आपने साइन कर लिया और फिर आप मना कर रहे हैं, कि उनको मना किया गया, उनको वजह बताई गई और उनसे कहा गया कि प्लीज आप ये फिल्म छोड़ दें।
तो फिर वो हटे और फिर उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा साहब आए, तो उस लिहाज से तो जाहिर है उनको अमिताभ बच्चन जो थे वो ज्यादा गुड लुकिंग थे तो उनके मुकाबले में। तो इसी तरह से जब ये फिल्में किया करते थे, फिरोज खान साहब के साथ इनकी फिल्म कुर्बानी जो थी उसमें बहुत अच्छे लग रहे थे। हालांकि वो फिरोज खान साहब खुद भी उसमें थे और वो भी इनसे कम नहीं थे, लेकिन फिर भी हर जगह विनोद खन्ना जी बहुत छाए हुए थे और बहुत अच्छे लगते थे। यहाँ तक कि अभी दबंग फिल्म में जब सलमान खान के साथ आए तब भी हालांकि उनके फादर का रोल कर रहे थे, लेकिन एक ग्रेस था, एक बहुत खूबसूरत इंसान में जो होता है वो था। और वही मैं कहूंगी कि इनके जो दोनों बेटे जो मैंने देखे हैं, वैसे तो खैर 3 बेटे हैं इनके और एक बेटी है, लेकिन जो अभी फिल्मों में आए हैं राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना, तो कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि जो थोड़ा सा नजदीक भी गया हो अपने फादर की पर्सनालिटी के, और जो उनका अंदाज था बात करने का, और जिस तरह से वो जब ये हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ था इमरान खान साहब का, तो मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं कि उसमें वो आए थे। और बहुत बड़ा दिल चाहिए सर, जिस तरह के टर्म्स हमारे इंडिया से हमेशा के रहे हैं उसमें बहुत बड़ा दिल चाहिए कि आप किसी ऐसी जगह के लिए जाके चैरिटी शो कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं जो कि आपका एक तरह से दुश्मन देश कहलाता है। तो रेखा भी आई थी और ये भी आए थे, बिल्कुल वो वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। और फिल्मों में भी बहुत अच्छे लगा करते थे, बहुत गुड लुकिंग, मतलब मेरे ख्याल है हीरोइंस को कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा। जी, अपना इसमें कोई शक नहीं है कि जब हिंदुस्तान की फिल्मी तारीख लिखी जाएगी तो खूबसूरत अदाकार जो हैं उसमें डेफिनेटली विनोद खन्ना का नाम आएगा। आपने ये तस्वीर दिखा रही हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, वेरी गॉर्जियस, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग। और मुझे इंडिया जाने का मौका मिला, एक किताब की रूनुमाई थी और इन्होंने आना था एज चीफ गेस्ट, ये स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे उस जमाने में। और ऑब्वियसली मैंने यही सोचा कि हम बैठे रहेंगे, वो आधा पौना घंटा लग जाएगा, उसके बाद आएंगे। लेकिन यकीन करेंगे जब हम ऑडिटोरियम में दाखिल हुए तो बैठे हुए थे ऑलरेडी। अभी मैंने अपना पूछा अपने होस्ट से कि ये कैसे हो गया, एक तो अपना चीफ गेस्ट और उस पे विनोद खन्ना और उस पे सुपरस्टार और उस पे पार्लियामेंट के मेंबर। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमेशा ये वक्त से पहले आते हैं और बाद बात ऑडिटोरियम खाली होता है और ये पहले आते हैं जो ऑडिटोरियम में जाके बैठते हैं। इनकी जिंदगी में एक वाकया हुआ जिन्होंने हर चीज़ बदल दी। एक गुरु थे अमेरिका में, ये फिल्म के टॉप के करियर में थे, प्राइम जिसको कहते हैं। तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो जाके अपना उस गुरु के पास चले गए अमेरिका में 5 साल। और नेचुरली आपको पता है ये पैसा बोलता है हर फिल्म इंडस्ट्री में। चुनाचे जब विनोद खन्ना वहाँ नहीं थे तो उनकी रिप्लेसमेंट जो वो आ गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनकी रिप्लेसमेंट हो सकी। आने के बाद इन्होंने चांदनी में काम किया था भी अपना यश चोपड़ा की फिल्म में, और क्या ही अच्छा होता कि ये अपना वो 5 साल जो हैं जो ये गुरु के पास जाके रहे अमेरिका में, वो ऐसे ना होता। और दादा साहब फाल्के जिन्होंने फिल्म इंट्रोड्यूस की थी हिंदुस्तान में, उनके नाम से एक अवार्ड दिया जाता है और वो इन्हें बाद अज़ मर्ग अवार्ड जो है फाल्के दिया गया। एक और बड़ी अच्छी बात, ये बोर्डिंग में थे और कहते हैं कि वहाँ पे मैंने मुग़ल आज़म और 16वां साल है वहीद रहमान की फिल्म वो देखी। और मुझे क्रिकेट से तो प्यार था ही, लेकिन मुझे फिल्मों से मोहब्बत हो गई और वो एक वजह थी मुग़ल आज़म और 16वां साल कि ये बाद में फिल्मों में आए। सर इनकी 2 फिल्में, वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं जो अच्छी हैं, और उनमें एक लहू के 2 रंग डैनी साहब जो हैं उनके साथ थी, और इसके अलावा मैं तुलसी तेरे आंगन की में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था और बहुत फिल्म अच्छी थी। और कुर्बानी तो जाहिर थी फिरोज खान साहब के साथ। दयावान एक फिल्म आई थी, वो भी फिरोज खान साहब ने बनाई थी, बहुत जबरदस्त फिल्म थी उनकी। लेकिन हमेशा मैंने जो पढ़ा इनके बारे में देखा ये कि अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी, मतलब हमारे यहाँ ये बहुत होता है ना, लोग क्या कहेंगे, उस चीज के ऊपर कभी नहीं गए। जो जी करा, अगर 5 साल नहीं काम करना था चले गए, नहीं किया। उनको कोई वो उस तरह की वो चीज नहीं थी कि कॉम्प्लेक्स नहीं था कि मैंने हर वक्त इधर ही नजर आते रहना है, या ये कि हमारे यहाँ होते हैं ना जैसे स्टार्स होते हैं उनको थोड़े दिन के लिए भी वो स्क्रीन से हटना पसंद नहीं करते, तो वो चीज नहीं थी। और ये कि पार्लियामेंट में भी गए और हर तरह का जैसे अपना हर शौक पूरा कर लिया उन्होंने।
बहुत बेहतरीन मैं कहती हूँ, जैसे लाइफ गुजारी कि अपनी मर्जी की, पॉलिटिक्स करनी है वहां चले गए, छोड़ के जाना है वहां चले गए, अगर किसी जगह उन्हें अपने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लग रहा था तो वो उधर चले गए। हाँ, थोड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि मतलब फैमिली थी, बच्चे थे, तो उनको 5 साल के लिए छोड़ के जाना। तो उस पे मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहां से इन टच रहता था और मैं सारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी करते थे। तो अमिताभ के साथ भी कई फिल्में इनकी आई सर, उसमें क्या कैसा लगा आपको काम के? एक चीज और सर, एक फिल्म आप इनकी भूल गए वापस आने के बाद शायद, वो फिल्म थी लेकिन, गुलजार साहब की, जिसमें आर्ट फिल्म थी वो, लेकिन जी बहुत खूबसूरत फिल्म थी। तो उसमें मुझे उसका उनका एक सीन मुझे थोड़ा सा याद है कि वो ट्रेन में कहीं जा रहे थे और पता नहीं साथ उनकी शायद अमजद खान थे या पता नहीं कौन थे। तो कहते हैं भूत और चुड़ैल में क्या फर्क होता है, तो कहते हैं मेल और फीमेल का फर्क होता है, बाकी तो इनकी जैसे। तो वो डायलॉग डिलीवरी भी जो थी वो विनोद खन्ना साहब की बहुत अच्छी थी, उर्दू इनकी भी बहुत ज्यादा साफ थी, जैसे मतलब हिंदी भी कहते हैं लेकिन ये कि बहुत साफ शीन खे, वो जो हम लोग कहते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त था। और सर कैसे एज एक्टर आपको कैसे लगे, कि एक्टिंग उनकी आपको कैसी लगती थी? एक्टर बहुत अच्छे थे और साथ में सपोर्ट जो मिली उनकी गुड लुक्स थी एक्टिंग में, और बहुत अच्छा काम किया। मेरा गांव मेरा देश, मेरे अपने, और आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, बहुत सारी फिल्में थी। और देखिए ये क्या ताज्जुब है कि अमिताभ की जितनी दरमियानी शक्ल थी, विनोद खन्ना उतने ही खूबसूरत थे। और इन ये दो जब एक ही फिल्म में आया करते थे तो दोनों ही अच्छे लगते थे। और जैसे अभी आपने बताया गुलजार की फिल्मों में मीना कुमारी के साथ मेरे अपने, अचानक, मीरा और लेकिन फिल्में थीं। और कहते हैं कि बहुत कम लोग होंगे इतने खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने हुक्मरानी की। लेकिन आपने अभी कहा था कि ही लिव्ड ऑन हिज ओन टर्म्स, अपनी शराइत पे वो जिए, वो बात ठीक है। और ये भी ठीक है, आपने कहा कि जब वो अमेरिका चले गए 5 साल तो उन्होंने फैमिली से रब्ता रखा और अटैच थे वो फैमिली से, अमेरिका में रहने के बावजूद। लेकिन उनका करियर जो था, जैसे संजय दत्त के साथ हुआ, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा था इनके जाने से। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है सर, नए लोग आ जाते हैं और वो चीज आगे बढ़ जाती है, थोड़ा मतलब कोशिश तो करनी पड़ती है, वापस अगर आए तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है काम। लेकिन सर इनकी जो है वो इनकी बेटों में से भी सर कोई खास आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि राहुल खन्ना को तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अक्षय खन्ना तो बेहतरीन एक्टर है। उनकी तो मैंने जो भी फिल्म देखी, चाहे वो रेस हो या और दूसरी फिल्में, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सर आपको लगता नहीं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं उनको कम से कम काम देते हैं, और जिनको कुछ खास नहीं आता तो क्या वहां पे भी आपको लगता है कि बस ऐसे ही जान पहचान के ऊपर फिल्म्स मिलती हैं? क्योंकि अक्षय खन्ना को बहुत कम देखा गया है। लास्ट मेरा ख्याल है मैंने उनकी श्रीदेवी के साथ एक फिल्म देखी थी, लेकिन माँ या उतनी मम्मी ऐसा कर कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि हाँ श्रीदेवी के साथ फिल्म थी। और मगर बहुत अच्छा एक्टर है, मतलब मेरे ख्याल है वो अपने फादर से भी ज्यादा अच्छे एक्टर, वो अपने फादर से ज्यादा अच्छे, बहुत पॉलिश किस्म के एक्टर हैं। लेकिन काम कम मिलता है टैलेंटेड एक्टर्स को, ऐसा क्यों होता है सर? मैं आपसे 100% एग्री करूंगा कि जहां तक चेहरे के एक्सप्रेशंस का ताल्लुक है और अपना फेस मूवमेंट्स का ताल्लुक है, उसमें अक्षय बहुत अच्छे हैं। मैंने इनकी फिल्में देखी हैं, एक डिम्पल कपाड़िया के साथ थी इनकी फिल्म, और जिस तरीके से कि वो अपने एक्सप्रेशंस देते हैं फेशियल, वो बहुत कम एक्टर्स जो हैं इंडिया के देंगे। इनसे पूछा गया कि आपने इतनी फिल्में कम क्यों की, तो इन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, और मुझे जब मेरा दिल चाहेगा, वहाँ पे दिल की जगह लफ्ज़ मन इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में, मेरा मन चाहेगा तो मैं काम करूँगा। और ज़्यादा फिल्मों में मेरा मन नहीं चाहता, और मुझे वो रोल्स पसंद नहीं आते जो मुझे दिए जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल दिया जाएगा तो ही मैं करूँगा। बिल्कुल ठीक सर। एक फिल्म परवरिश आई थी, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना साहब दोनों थे,
वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी, और उसमें शम्मी कपूर जी भी थे, और शबाना आजमी, नीतू सिंह जी थी, और गाने भी बड़े अच्छे थे। वैसे विनोद खन्ना साहब को गाने भी अच्छे मिले हैं, आपका क्या ख्याल है सर? जैसे कुर्बानी में और दूसरी मूवीज में, और अभी जब वो वापस आके जब उन्होंने फिल्में की थी, तो उसमें भी कई फिल्म्स के नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन गाने जरूर याद है कि वो जब कोई बात बिगड़ जाए, वो गाना बहुत चला था। और इसी तरह से दो चार गाने और थे जो उनको मतलब म्यूजिक उनको भी अच्छा मिला। आप क्या कहेंगे? जी, अपना बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जब वो वापस आए तो एक यश चोपड़ा की फिल्म मिली थी उनको श्रीदेवी के साथ, उस पे एक गाना उन पे पिक्चराइज किया गया था, लगी लगी ऐसी सावन की झड़ी है। और लेकिन ये है कि वो ऑब्वियसली उसमें देखिए, तो 5 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। और ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने वो अपनी शेप में नहीं थे, बिल्कुल वो शेप में थे। उतने ही वो खूबसूरत थे अपना अमेरिका से आने के बाद, उतने ही वो गुड लुकिंग थे, और उतने ही वो अपना हर चीज़ वैसी ही थी जैसी वो छोड़ के गए थे। लेकिन ऑब्वियसली वक्त बदल जाता है, नए एक्टर्स आ जाते हैं, और अक्षय जो हैं उनके बेटे, वो भी ये समझते हैं कि अब उन्हें सिर्फ अपनी मर्जी के रोल अदा करने हैं, महज काम की खातिर काम नहीं करना। लेकिन सर हीरोइंस उनकी मूवीज की जो है वो कोई इतनी खास मुझे नहीं लगता कि कभी उनको मिली हो। कि मैंने रेखा के साथ उनकी कोई फिल्म नहीं देखी कि रेखा जी के साथ उन्होंने काम किया हो कभी एज अ हीरो के तौर पे। और इसी तरह से शबाना आजमी अक्सर आती थी, लेकिन शबाना आजमी तो मुझे कभी कमर्शियल फिल्म की हीरोइन लगी ही नहीं। मुझे तो हमेशा से ऑब्जेक्शन रहा है कि विनोद खन्ना साहब के साथ शबाना आजमी को क्यों रख देते थे। चाहे वो फिल्म वो अमर अकबर एंथोनी हो, जी जी या, जी। या परवरिश हो, या कोई फिल्मी शबाना आजमी का वो जो रूप होता था कमर्शियल हीरोइंस वाला, वो कभी लगा नहीं। वो एक आर्ट फिल्म की हीरोइन ही लगती थी। और इसी तरह से विनोद खन्ना साहब के साथ दूसरी भी कोई अगर हीरोइंस जो रखी थी बहुत कम, जीनत अमान या परवीन बॉबी या इस तरह की हीरोइंस उनके के साथ उन्होंने काम किया है। तो हीरोइन क्या ये हीरो बोलते नहीं है, या अब आपको लगता है उस टाइम पे लोग कहा नहीं करते थे कि जी हमारे साथ किसको कास्ट करो और किसको कास्ट ना करो, कि बस जो भी है बस ठीक है कर लिया काम? विनोद खन्ना का क्रेडिट ये था कि ही वाज एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, बहुत खूबसूरत थे वो। और बाकी अपना शायद हीरोइंस इतनी खूबसूरत नहीं थी जितने वो खूबसूरत थे। कि वो जब भी स्क्रीन पे आते थे तो जो अपना फिजिकल अपीयरेंस जो है, डोमिनेशन जो है, वो उनकी एक झलक देखने के लिए, मेरा मतलब है, कहते हैं पैसा वसूल हो जाया करता था। और मेरे ख्याल है जिन जिन लोगों का हमने आज जिक्र किया है उनमें शायद सबसे उम्र कम इनकी थी, सबसे छोटे उम्र वाइज, या मेरे ख्याल एज वाइज सबसे कम थे। शायद इस वजह से इनके साथ की कोई हीरोइंस नहीं मिलती होंगी। हाँ, टीना मुनीम के साथ कुछ फिल्में थी उनकी, वो कुछ बेहतर लगती थी, लेकिन शबाना आजमी के साथ तो मैं बिल्कुल ही मैं बहुत बेजार हो जाती हूँ जब मैं विनोद खन्ना जी को देखती हूँ। मैंने विनोद खन्ना जैसा बंदा शबाना आजमी के लिए कैसे गाने गा सकता है? लेकिन खैर वो पसंद की बात होती है, और फिल्मों में तो आपको पता है कुछ भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं विनोद खन्ना होती तो मैं शबाना आजमी के लिए हरगिज गाने नहीं गाती। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया और मेरी बातें बर्दाश्त की। सर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए एक्टर्स के साथ, और हम चाहेंगे सर कि हम कुछ थोड़ा पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में भी बात करें कि जो हुआ करती है। हम अपने भी एक्टर्स को थोड़ा सा बीच में मिक्सअप करेंगे, जो मोहम्मद अली साहब और नदीम और वहीद मुराद साहब, ताकि हमारे ऑडियंस थोड़ा सा जाने कि हाँ पहले हमारे यहाँ भी थोड़ी फिल्में बनती थी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।